हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21। कल मैं आपको अपने बुक से प्रैक्टिस सेट 1 का टेस्ट कराया था। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 का टेस्ट लेने वाला हूं। आप अच्छे से टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं, इससे पता चल जाता है। काफ़ी लोगों ने कल कमेंट किया और बोला कि सर फुल मॉक टेस्ट कराइए। देखिए, फुल मॉक टेस्ट के लिए मैं बुक का लिंक दिया रहता हूँ नीचे, आप बुक मंगा सकते हैं और बुक से लगा सकते हैं, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर कराने चलूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। पूरे विस्तार के साथ मैं वीडियो कराता हूँ। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना अच्छे तरीक़ा से आप ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। मात्र इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सर आपके बुक का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ तो हार्ड मिलेगा ही अदर बुक से, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है ये सिलेबस पर आधारित है। जो पिछले साल के पेपर से कंपेयर कीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जैसा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। जैसे ही सिलेबस बदलता है आपका बुक भी बदल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं सेट नंबर 2 प्रैक्टिस सेट आप कितने अच्छे तरीक़ा से तैयारी किए हैं। और इससे आपको ये भी अनुभव मिलता है कि हम जो क्वेश्चन जान रहे हैं, जो सेट लगा चुके हैं, वो भी क्वेश्चन आता है तो कभी कभी गलत हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा आपको पता चल जाएगा और उसको सुदृढ़ करने के लिए जितना ज़्यादा हो जाए प्रैक्टिस सेट आपको लगाना होगा, रिवीजन भी करना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है लोथल, ये तो दरोगा में भी इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। लोथल, लोथ होते हैं ना, लोथ लोथ, तो इसका ट्रिकली याद कर सकते हैं। भोगते हैं, जो लोथ होते हैं भोगते में, इसकी लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि लोथल कहाँ पर है। यहाँ पर पूछा था तो ये गुजरात हो जाएगा। और गुजरात की जो तटीय रेखा है, पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे लंबा तटीय रेखा है गुजरात का, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये अहमदाबाद जिले में आपको पड़ता है। कि दूसरा बात ये भी याद रखिएगा, इसकी खुदाई पूछ सकता है। तो ये 1957 से 58 में किया गया था। और इसका खुदाई जो किया गया था ये रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ये मुख्य रूप से जाना जाता था, जो आपको पश्चिम में जो स्थित है एशिया, उससे व्यापार की दृष्टि से ये बहुत मतलब अच्छा स्थल माना जाता था आपको, समुद्री व्यापार के स्थल से, ठीक। जो पश्चिम में आपको एशिया स्थित था, यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे कर कर यहाँ पर स्थल स्थित है, तो इधर का व्यापार इसी से होते रहता था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस प्रकार के पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस प्रकार के पुस्तक में दिए गए हैं? ये ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखिएगा इस बुक में एनसीईआरटी से आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो देखिए, बौद्ध जो संघ है इसके कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक। ये जो नियम है मूलतः ये विनय पिटक में आपको मिलेंगे। विनय पिटक में क्या क्या मिलेगा? तो भिक्षु कैसे रहेंगे, उनका दैनिक जीवन के क्या होगा, दैनिक जीवन में क्या क्या करेंगे, ठीक। आचार विचार उनका क्या होगा, ये सब जानकारी आपको विनय पिटक में मिलता है। वैसे याद रखिएगा कि जो आपको बौद्ध के त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से ही आपको संबंधित है। और इसमें कौन कौन आ जाता है? तो इसमें आपको आ जाता है विनय पिटक, याद रखिएगा सबसे पहले विनय पिटक याद रखिएगा। और फिर आपको आता है सुत्त पिटक, ये भी याद रखिएगा, सुत्त पिटक आ जाता है। और फिर अधिम्बा पिटक, मीन्स कि ये तीनों पिटक आ जाएगा यहाँ पर, आप याद रखिएगा। ये त्रिपिटक का ही भाग है तीनों, ठीक। मीन्स की इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो मूलतः नियम है दैनिक जीवन का, आपको कैसे रहना है, बौद्ध आपको जो भिक्षु थे, भिक्षुणी थी, इनको ये आपको विनय पिटक में मिलेगा। तो ये सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछता है तो आपको आराम से लिख लेना है। और जो ये लिखा गया था ये पाली में लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में एक हो गए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में अलग हुए। तो ये क्वेश्चन है कि गरम नरम दल जो थे ये किस अधिवेशन में एक हो गए थे। तो सबसे पहले ये हम आपको बता देते हैं किस अधिवेशन में एक हुए थे। वो कौन सा अधिवेशन था, याद रखिएगा, ईयर याद रखिए, पूछ सकता है 1916 वो साल था। वो कौन सा था? तो वो लखनऊ का अधिवेशन था। और याद रखिएगा ध्यान से, इसी अधिवेशन में आपको गए थे बिहार से राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को लाने के लिए लखनऊ में, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल को एक हुआ था। और इसमें आपको एक करने में सबसे बड़ा भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को माना जाता है। अब देखिएगा, एनी बेसेंट 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भी अध्यक्ष बनी थी। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये आपको अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक, इसके एक साल बाद ही आपको महात्मा गांधी चंपारण में आए राजकुमार शुक्ल का आमंत्रण करने पर, और उनका सबसे पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये 1916 में जो ये आपको हुआ था अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी अध्यक्षता जो किए गए थे ये अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार। अब आते हैं कि ये
कब अलग हुए थे कि एक होना पड़ा 1916 में, तो ये नरम दल और गरम दल 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी में से दो दल जो थे नरम और गरम। गरम दल बोलते थे कि हम कैसे भी लड़कर फिर से बंगाल को एकजुट करेंगे और राष्ट्रवाद की भावना करेंगे, जबकि नरम दल थे कि वो अंग्रेजों से बात करते हुए बहिष्कार करते हुए वो रास्ता अपनाएंगे। तो वहीं आगे चलकर देखिएगा 1907 में इन दोनों में अलग अलग हो जाते हैं नरम और गरम दल। ये इस समय अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो रास बिहारी बोस, और ये भी गरम दल के नेता माने जाते हैं। ठीक, रास बिहारी बोस ने किया था आपको 1907 में अध्यक्षता। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको लगा लेना है। तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हुए थे ये पूछ रहा था, तो इसके आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो परिस्थितिकी तंत्र के मध्य में संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दो परिस्थितिकी तंत्र के मध्य में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो उस क्षेत्र को बोला जाता है इकोटोन। जो परिस्थितिकी तंत्र के जो मध्य में होता है उसे इकोटोन बोला जाता है। अब वो दोनों क्षेत्र आपको परिस्थितिकी या तो हो सकता है वनस्पति समुदाय वाला दोनों, या आपको जंतु वाला भी हो सकता है, और दोनों के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन बोला जाता है। ऐसे याद रखिएगा, दोनों वनस्पति समुदाय अर्थात परिस्थितिकी तंत्र के मध्य में जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है इसे इकोटोन बोला जाता है। ठीक, 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज्यादा था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2001 और 11 में सीधे उलट हो जाता है। 2001 से ये पूछा है तो 2001 के अनुसार ही आपको बताना होगा। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल देखिएगा, और इसके 10 साल बाद ही मीन्स कि 2011 का जब जनगणना हुआ था तो वो बिहार हो गया था। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है अभी कौन से राज्य में है, तो वो बिहार में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वीवीआई लगा लीजिएगा, इस बार भी पूछ सकता है। कितना है, तो 2011। इसे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक, क्या कीजिए कि इधर इधर डिवाइड कर दीजिए। इसकी मैं बता रहा हूँ कितना जनसंख्या घनत्व है। अब 11 हो गया, इधर का ले लीजिए और 0.2 मीन्स की 1102। मैं क्या बताया कि 2011 जनसंख्या के अनुसार पूछ सकता है कि बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है। तो क्या कीजिए, इधर दोनों को डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पहले 11 लिख लीजिए और फिर यहाँ पर 0 ये लिखिए, और यहाँ पर, या ऐसे आप लिख सकते हैं कि 2011 को उल्टा लिख दीजिए। उल्टा करने का मतलब पहले 1 आएगा, फिर ये वाला 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 2 आ जाएगा। इसकी 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन ये 2001 से पूछ रहा था किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य या जनसंख्या घनत्व, एक ही बात हो जाएगा, ये आपको पश्चिम बंगाल उस समय होगा। क्योंकि 10 साल बाद स्थिति बदल गया था। अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्नलिखित में कौन देवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन से है जो देवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ठीक, देखिए देवीय उत्पत्ति सिद्धांत राजतंत्र में देखिएगा ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। राजा लोग बोलेंगे कि हम लोग भगवान के ही आपको भेजे हुए हैं और हम लोग भगवान के नाम पर शासन करते हैं। ठीक, तो देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के कम से कम आपको देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, या बहुत से ऐसे राजा हैं कि जो इसका फॉलो करते थे भारत में भी। ठीक, ये बोलते थे कि हम लोग भगवान के रूप में आए हैं सत्ता आपको अपर ये करने के लिए। ठीक, तो ये देवीय सिद्धांत का आपको देखिएगा, ये इसका सबसे आपको बताना है कि कौन से सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा, मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, ये हो जाएगा सी। सी नहीं है। सी में क्या कह रहा है, इसने सामान्य जन में कानून और शासन की सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। ये गलत है, निष्ठा उत्पन्न नहीं की थी, और ये विरोध की भावना उत्पन्न होता था। ठीक, क्योंकि ये आपको क्या हुआ, एक आपको आदमी है, राजा है, वो बोले कि मैं भगवान के रूप में, मतलब भगवान हमको भेजे हैं तुम पर शासन करने के लिए, सभी पर मैं जब बोलूँगा वहीं सही होगा। तो ये कहीं ना कहीं निष्ठा उत्पन्न नहीं करता है, ये वैमनस्य उत्पन्न करता है। आप देखिएगा उस समय राजा शक्ति के सिद्धांत पर ही, रक्त के शक्ति सिद्धांत पर ही काम करते थे कि जो अगर उसके विरोध में आता है तो उसे मरवा दिया जाए। ठीक, आप देखिएगा देवीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता आप देखिएगा कहाँ से ये लिया गया देवीय सिद्धांत का, तो ओल्ड टेस्टामेंट में ज़्यादातर पाया जाता है ये सिद्धांत। और इसका विशेषता आप देखिएगा कि राज सत्ता में ईश्वर की नियुक्ति, बोलेंगे कि हम ईश्वर के नाम पर ही पूरा आप शासन कर रहे हैं, ईश्वर का ही है कि आप शासन कीजिए, इच्छा है। और वंशागुणत अधिकार छोड़े नहीं जा सकते, में इसकी राजा के बेटा राजा बनेगा और बोलेगा कि यही आपको उत्तराधिकारी बनेगा। और राजा केवल ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है। राजा किसके प्रति जिम्मेदार है, कि सिर्फ ईश्वर के प्रति, कितना भी गलती क्यों करे ईश्वर ही उसे आपको दंड देंगे। ये आपको राजा लोग बोलते थे, और राजा एक प्रकार के बोलते थे कि हम ईश्वर की छाया है और हम आपको शासन करेंगे। तो ये जो है ये आपको देवीय सिद्धांत के अंतर्गत आता था। ठीक, ये सब बात की विशेषता, लेकिन इसमें दे रहा है कि कौन से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका विशेषता नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता जो है, सोवर्निटी जो है, ये राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। सोवर्निटी किस कहाँ दिया हुआ है, हमारे संविधान के आपको देखिएगा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना देखिएगा, उसमें दिया हुआ है सोवर्निटी के बारे में, संप्रभुता के बारे में। ये राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसने कहा था, ये बिलोबी ने कहा था। किसने कहा था, बिलोबी ने कहा था। बिलोबी कहा था, क्या कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। और ग्रेसम ने क्या कहा था, तो ग्रेसम ने ब्रह्म संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। ब्रह्म नहीं, ब्राह संप्रभुता जो है, ठीक,
इसका प्रतिपादन किया था। ये भी याद रखिएगा। बर्गस के अनुसार जो थे, बर्गस भी एक आपको था, उसके अनुसार देखिएगा, इसके अनुसार, वेगस यहाँ पर नहीं है, बर्गस होगा। इसके अनुसार जो होगा कि प्रभु सत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठन के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। ठीक, कौन? तो ये आपको संप्रभुता, ये याद रखिएगा, प्रभु सत्ता, ये संप्रभुता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूर्ति अपना मांग उत्पन्न करती है, ये किसका विचार है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से। पूर्ति अपना मांग उत्पन्न करती है, ये किसका विचार है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पूर्ति अपना मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये विचार जो है ये जेवी से का है, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेवी से, ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा। इसके अनुसार क्या है कि देखिएगा, इसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, जिससे पूर्ति और मांग क्या होता है, उनके बीच में संतुलन या बैलेंस बना रहेगा, या समन्वय बना रहेगा। ठीक, पूर्ति जो होता है, पूर्ति कीजिएगा तो मांग आपको, इसकी कोई भी चीज़ पूर्ति होगा तो फिर उसका मांग होगा, ऐसे कर कर ये संतुलन बना रहता है। ठीक, तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आता है, जैसे धानजीन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, लेकिन बीच में 1210 में इसकी मृत्यु हो गया था, तो इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था वो राजा बना था, तो उसने पूरा कराया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश को ही मामूलिक वंश भी बोला जाता है, तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाले बुंदेलखंड का शासक कौन था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाले बुंदेलखंड का जो शासक था, ये परमर्दी देव था। इसका एक और नाम था परमर्दी देव या परमल था। ये 1165 से 1203 तक शासन किया था, और 1203 में ही जो ऐबक ने कलिंजर पर आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था, तो उसी दुर्ग में परमर्दी देव की मृत्यु हो गई थी। ये सब याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था, ये आपको बताना है। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर देख सकते हैं, शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ये याद रखिएगा, तुंगभद्रा। 10 का आंसर सी हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभवतः बनाती है वो है, रेडियो तरंग की जो बनाती है संभवतः वो परत कौन सी है? ये याद रखिएगा, सबसे निचली जो परत है जिसमें वायुमंडलीय सभी घटना होती है, क्षोभ मंडल होता है, और जो रेडियो तरंग वापस लौट कर आता है, संचार और संभव हो पाता है, वो आपको आयनन मंडल है। ठीक, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत में रबी के दौरान फसलों में निम्नलिखित समूह में किसको उगाया जाता है? रबी फसल पूछ सकता है, खरीफ फसल पूछ सकता है, और जायद फसल। ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता ही आता है, रबी फसल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कब बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल में क्या अब काटा कब जाता है? तो ये अप्रैल मई में काट लिया जाता है रबी फसल। और इसमें क्या क्या बोया जाता है? तो आप देखिएगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो क्या क्या इसमें आपको रबी फसल में बोया जाता है? तो गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, राई हुआ आदि, ये सब आपको बोया जाता है। कब? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा खरीफ फसल, खरीफ फसल, खरीफ फसल में क्या क्या बोया जाता है? तो खरीफ फसल ये वर्षा काल की फसल है, जो कि जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस फसल में मुख्यतः चावल देखिएगा, जवार देखिएगा, बाजरा देखिएगा, रागी देखिएगा, मक्का देखिएगा, जूट देखिएगा, मूंगफली देखिएगा, ये सब आप देख सकते हैं। तंबाकू हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के बीच में जो समय बचता है, जो फसल उगाए जाते हैं, उसे जायद फसल बोला जाता है। ठीक, ये रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोया जाता है, इसकी मार्च से बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। इस फसल में आपको सब्जियां हुआ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सब उगाई जाती है। ठीक, ये सब आपको जायद फसल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये आपको तीनों याद रखकर चलना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि ये रबी फसल कौन सा है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको गेहूं, जौ, चना। ठीक, ये अब 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अधोलोकित में कौन वायुमंडल परत का नीचे से सही क्रम है? दिए गए हुए कूट से सही उत्तर चुने। मीन्स के नीचे से जो वायुमंडल की परत है, नीचे से सही क्रम कौन है? सबसे नीचे वाला परत, फिर उसके बाद वायुमंडल की जो परत है, ये आपको बताना है। और नीचे आपको ऑप्शन भी दिया है, ये आंसर लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ। अपने मन में ये लगाते चलिए, ये देखिए यहाँ से आपको लगाते चलना है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो निचला वाला मंडल आता है, ये क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल आता है 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, और जितना भी मौसमी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप और ओजोन मंडल दोनों एक साथ ही मिलाकर देखा जाता है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में ही पाया जाता है, लेकिन बहुत लोग उसको अलग कर भी देखते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा? क्षोभ मंडल, फिर आपको समताप मंडल आएगा। समताप मंडल में आपको वायुमंडलीय दशाएं समान होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जो भी उड़ाए वाला चीज है, ये समताप मंडल में होता है। फिर उसके बाद ओजोन मंडल आता है। ओजोन मंडल क्या करता है कि सूरज की जो पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर नहीं आने देता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
अगर उसके बाद फिर क्या आता है, आयन मंडल आता है। आयन मंडल से रेडियो तरंगे आपको प्रवाहित होती है, रेडियो चलना, टीवी चलना इसी आयन मंडल का ही आपको काम होता है, ठीक। फिर उसके बाद वही मंडल आता है, वही मंडल में किसी बाहर का मंडल आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा नीचे से, ये पांचवा होगा सबसे पहले नीचे वाला मंडल, फिर उसके बाद 4, फिर 3, 2, 1। तो ये आप देख लीजिएगा आंसर किस में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है 5, 4, 3, 2, 1, ये आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बल, आपको माफ कीजिएगा, बल नहीं होगा, बिल होगा यहाँ पर, अपनी स्वीकृति रोक सकता है, किसी भी बिल पर अपना स्वीकृति रोक सकता है। ये आपको जो संसद द्वारा पारित है, संसद में तीनों पार्ट आ जाते हैं आपको, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो राष्ट्रपति का भी साइन आना चाहिए, आपको बिल पास होना होता है तो संसद से। तो यहाँ पर जो ये आता है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक। ये आपको आर्टिकल 175 भी याद रखिए, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आर्टिकल 111 याद रखिएगा। आर्टिकल 111 क्या कहता है कि अगर संविधान में कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होता है तो फिर बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति आपको देने के लिए आपको जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक। तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, ये विधेयक पर, ये आर्टिकल 111 में दिया हुआ है, ठीक। ये याद रखिएगा। 14 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 111। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संसद में जो लोक सेवा समिति है, इसकी अध्यक्ष जो होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। तो लोक लेखा होगा, सेवा नहीं होगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा लोक, संसद में लोक लेखा समिति होगा, लोक लेखा होगा यहाँ पर, ठीक। माफ कीजिएगा, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, सेवा नहीं, लोक लेखा समिति यहाँ पर होगा, ठीक। कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति किया जाता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन से लोकसभा के अध्यक्ष है, तो 2021 में अभी रहेंगे भी, जो आपको 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद ओम प्रकाश बिरला जी को बनाया है आपको लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये इनके द्वारा की जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्यीय समिति है, जिसमें से आप देखिएगा तो 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, ये आपको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। किसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों अर्थव्यवस्थाएं या उद्यमी मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ठीक। निजी क्षेत्र के भी और आज को सरकारी क्षेत्र के भी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक। तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। अब देखिएगा ज्यादातर विषाणु में सूचना का प्रवाह डीएनए से आरएनए से होता, डीएनए से आरएनए की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आरएनए से डीएनए की तरफ होता है सूचना का प्रवाह। ये आपको प्रमुख कौन से किस में होता है, तो आप देखिएगा ये होता है एचआईवी में, एचआईवी में होता है। ये याद रखिएगा, एचआईवी एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। एचआईवी में क्या होता है, एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है, जो कि सही ढंग से इलाज ना किए जाने पर इसमें कौन सा, तो सबसे खतरनाक आपको एड्स हो सकता है, ठीक। एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स के, AIDS, इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है, ये याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक। ये बहुत ही खतरनाक है। इसका एचआईवी का जो आपको खतरनाक हो जाता है रूप, वही एड्स हो जाता है, ठीक। और एड्स में क्या होता है, एड्स में आप देखिएगा एचआईवी वायरस के कारण ही होता है। एड्स में क्या होता है कि आपको जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली वाली जो आपको रक्त कोशिकाएं होती है ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसका नाम क्या होता है, टी सेल्स, जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हैं CD4, इसे टी सेल्स भी बोला जाता है। इस पर ही हमला हो जाता है, ठीक। अब जब हमला होता है तो ये खत्म होने शुरू हो जाता है। ये कोशिकाएं जो होती है, जो शरीर के अन्य कोशिकाओं की विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती है, कौन से, टी सेल्स, इसको ही खत्म करने लगता है। और शरीर में क्या होता है कि जो बाहर की मारक क्षमता है उसे खत्म करते रहता है, ठीक। तो शरीर में प्रवेश करने वाली एचआईवी की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ समय में ये CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, ठीक। और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है, ठीक। इसी के कारण आप देखिएगा कि बहुत से आपको एड्स के साथ और भी रोग होने लगते हैं, और एड्स जल्दी समाप्ति ही नहीं होता है, और वो अंततः लोग मर जाते हैं, काफ़ी लोग मर ही जाते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्रोमोटीन में उपस्थित होता है, क्रोमोटीन में क्या होता है, क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो क्रोमोटीन में क्या उपस्थित होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो क्रोमोटीन में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हिस्टोन, आपको याद रखिएगा, तीनों आपको उपस्थित होता है। प्रोटीन जो हिस्टोन के रूप में होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तीनों उपस्थित होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, क्रोमोटीन में डीएनए भी होता है और होस्टिन प्रोटीन भी उपस्थित होता है, और आरएनए तो होता ही है, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव नियंत्रण करता है। कौन सा खनिज आपको रक्षक है जो कोशिका में जल विभव नियंत्रण करता है। ये एक याद याद रखिए, कोशिका का जो पावर हाउस बोला जाता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, इसको ऊर्जा गृह जिसे बोला जाता है कोशिका को, ठीक, ये याद रखिएगा। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली बोला जाता है, और प्रोटीन घर के रूप में जाना जाता है आपको राइबोसोम को। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यहाँ पर याद रखिएगा इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये के प्लस यहाँ पर ऐसे होगा, ये के प्लस, ठीक। एक रक्षक कोशिका के जल विभव के निर्माण नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। इनमें से कौन सा शैवाल है जो समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ 20 के आंसर लगाइए। तो लाल जो शैवाल है ना, लाल शैवाल, ये समुद्र के पानी में बहुत गहराई के रूप में मिलता है। 20 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं, ध्यान से पढ़कर आपको बताना है, ठीक। ये बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है। हृदय चक्र बोल रहा है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको दिखिएगा स्वस्थ मनुष्य में जो है हृदय चक्र की अवधि 0.8 सेकेंड होती है। कैसे होती है, क्या कहा जाता है आपको, कैसे आपको हृदय चक्र क्या होता है, ठीक। तो आप देखिएगा एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक के हृदय चक्र बोला जाता है। मीन्स कि जैसे हम अपने हाथ रखें, आप अपने दिल पर हाथ रखें, मतलब कि छाती पर, और धक करेगा, फिर उसके बाद एक और धक करेगा, वो दोनों के बीच में जो समय अंतराल होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अगर 1 मिनट में हम देखते हैं तो ये 72 से 74 बार धड़कता है। आपको उसी में आप भागा दे दीजिए, 72 में आप मिनिमम आपको 60 से भागा दे दीजिए, तो वहीं तो हो जाता है मनुष्य चक्र में जो हृदय चक्र होता है, भागा कीजिएगा तो ये 0.8 सेकेंड आता है, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ऐसे पूछे कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, सामान्य दर अगर पूछे, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में हृदय स्पंदन दर कितना है, तो वो होता है 72 से 74 प्रति मिनट, ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हृदय चक्र की अवधि, तो 72 में आपको क्या कर देना होगा, 60 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा, ठीक, कि कितने सेकंड में एक बार धड़कता है हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक लेंस की शक्ति जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से संयोजन पर 6D शक्ति का संयोजन बने, ये कौन सा बताना है कि कौन से संयोजन बनेगा। तो आपको इसमें एक और पी का मान निकालना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी को कैसे संयोजित किया जाता है। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पावर पूछता है, तो पावर देखिए लेंस की शक्ति को ही हम लोग क्या मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, तो इसलिए डायोप्टर का इकाई दिया है। तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि क्या हमको निकालना है, तो हमको पी ही निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, दोनों का संयोजन करिए, पी फाइनल पी बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। हमको पता है कि P2 यहाँ पर नहीं पता है, ठीक, और P फाइनल दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर देखिए 6 दिया है, बराबर यहाँ पर कर लीजिए 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको P1 अब कैसे पता चलिएगा, तो यहाँ पर 100 में भागा दीजिएगा ना, 40 से प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P2 हो जाएगा। P2 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भागा दीजिएगा तो ये 2.5 हो जाएगा, और 2.5 ये 6 में से घट जाएगा, तो P2 बराबर वैल्यू हो जाएगा, तो 2.5 ये तो ये 3.5 आ जाएगा, 3.5 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डायोप्टर जो है ये लेंस की शक्ति को मापता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ठीक, स्रोत भी और श्रोता दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तब परीक्षक द्वारा परीक्षित आवृत्ति और तरंगधर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो परीक्षक द्वारा जो आवृत्ति है और तरंगधर है, ये दोनों के बीच में कौन सा आपको संबंध सत्य होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका आपको देख सकते हैं, तो 23 को आपको लगाना होगा कि श्रोता और स्रोत दोनों एक दूसरे के निकट जब आते हैं तो परीक्षित ध्वनि की आवृत्ति अधिक प्रतीत होती है, परंतु परीक्षित तरंगधर कम प्रतीत होता है। आवृत्ति ज़्यादा हो गई और लेकिन तरंगधर कम होगा, तो यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, आवृत्ति अधिक तरंगधर समान, ये नहीं होगा, ठीक, आवृत्ति अधिक और तरंगधर कम, ये देखिए ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। 23 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये बताना है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक इसको ध्यान से पढ़कर देखिए, सकर्मक मीन्स कि कर्म के साथ आना चाहिए, भर्व के साथ आना चाहिए, तभी तो ये सकर्मक होगा। तो देखिए इसमें से कौन भर्व के कर्म के साथ नहीं आया, तो श्याम रोता है, ये नहीं आया है, ठीक, ये नहीं आया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सकर्मक क्रिया वह जैसे कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ पर कर्म पर पड़े, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं या सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि वह आम खाता है, वो क्या खाता है, आम खाता है, ठीक, काम का क्या खा रहा है, आम, तो खाना क्रिया के साथ आम कर्म है, ये याद रखिएगा। वैसे ही आपको सकर्मक क्रिया में ये आ जाएगा, जैसे सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, बच्चा फल तोड़ रहा है, ये सभी आपको क्या आ जाएंगे, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन नहीं आएगा, तो श्याम रोता है,
ये नहीं आएगा। ठीक, तो ये 24 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन रहा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, यह बताइए, इसमें ऑप्शन रहा। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि जातिवाचक में पूरी जाति का बोध, जैसे जवान हुआ, बालक, मनुष्य, गाय, कोयल, भूकंप, वर्षा, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि सुंदर जो शब्द है ये व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो ये आपको नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपको जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सुंदर विशेषण एक प्रकार का हो जाता है, तो ये नहीं आएगा, सी हो जाएगा आंसर। बाकी ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये पूछ रहा था कि नहीं आ रहा है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। संज्ञा, ये सर्वनाम, इससे रिलेटेड मैं सभी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, ये बात ध्यान में रखिए।